नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश राहू लोककुचा.com से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक युवा नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और ये युवक जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उम्र महज 25 वर्ष, मगर काम ऐसे कि बड़े बड़ों को पीछे कर दें। काम के मामले में बात कर रहा हूँ, बाकी मामले में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। दीपक कर जो है छात्र जीवन से स्टार्ट किए अपनी राजनीति और समसामयिक मुद्दों पे आए दिन जिले के जो प्रमुख मुद्दे होती हैं उन पे ये प्रमुखता से अपना व्यू देते हैं, स्टैंड देते हैं और लोग पीड़ित के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो दीपक कर जी हमारे बीच मौजूद हैं। दीपक कर से बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी जर्नी क्या है, ये कैसे छात्र नेता के रूप में उभरे, कैसे काम किए, तमाम किस राजनीतिक पार्टी से विचारधारा थी, तो तमाम बातें जो है दीपक कर से हम कच करेंगे। तो दीपक जी पहले ये बताइए, दीपक कर का नाम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। दीपक से सभी जानते हैं कि एक प्रकाश के तौर पर रहता है। अंधेरे के सामने एक प्रकाश का जो उदय होता है उसको दीपक के रूप में हम लोग जानते हैं। बस यही एक रूप है, उजियाला की तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रकाश के रूप में दीपक को। दीपक जी मैं पहले स्टार्ट करूँगा आपको कि अब कि दादा जैसे पापा थे वो कहाँ का रहने वाले थे, सूरजपुर में कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ लगभग 2004 से यहाँ पे हैं सूरजपुर में। हम लोग मूल निवासी, हम लोग जन्म मेरा उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा राज्य के हम लोग हैं और हमारा सरनेम भी उड़िया ही है। दीपक कर हम लोग कर उड़ीसा की तरफ के ही हैं, वहीं के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोग 2004 से आके रहना स्टार्ट किया, यहाँ से निवास रहते हैं सूरजपुर में। अच्छा, तो प्राथमिक शिक्षा भी कहाँ होती है? यही सूरजपुर से ही हुआ है। मैंने पहले साइनिंग स्टार स्कूल के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध था, उस स्कूल से मैंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी 5वीं तक। उसके बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक हायर सेकेंडरी बॉयज़ में हमने शिक्षा ग्रहण किया वहीं पे। वहीं से हमारी 12वीं हायर सेकेंडरी की पढ़ाई वहीं से उत्तीर्ण हुआ था, मैंने किया था। फिर आपकी कॉलेज कहाँ से हुई? कॉलेज ये सूरजपुर से ही हुआ है। सूरजपुर जिले का अग्रणी महाविद्यालय पंडित रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय, वहीं से मैंने प्रथम वर्ष बीकॉम से पढ़ाई स्टार्ट किया 2013 से और एमकॉम तक वहीं पे मैंने पीजी तक की पढ़ाई कंप्लीट की वहाँ पे। दीपक जी आप अभी लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB कर रहे हैं। जब आपको लॉ में ही जाना था तो आप LLB क्यों चुने, कॉमर्स क्यों चुने, आपने अलग सब्जेक्ट चुन लेते थे? आपको राजनीति में आया तो BA चुन लेते, राजनीति समझ पाते अच्छे से। शिक्षा पे क्या है, किसी का जोर नहीं चलता है। शिक्षा में ये है कि जैसे हम लोग स्कूल विद्यालय की जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे सामने बस ये रहता है कि पढ़ाई करना है, आगे पढ़ाई करना है, 12वीं पढ़ाई करके कंप्लीट करना है। तो एक निश्चित तरीके से उद्देश्य नहीं होता है आजकल के छात्रों में। उद्देश्य का होना जरूरी था, थोड़ा सा उद्देश्य नहीं था। फिर हमने 11वीं में पहुँचे तो कॉमर्स को लिया, कॉमर्स के माध्यम से पढ़ाई की हम लोग 11वीं 12वीं। उसके बाद फिर एक लाइनअप होता है कि आप जिस विषय को लेकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हैं उसी विषय को लेकर महाविद्यालय में भी आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। तो वही बीकॉम था, तो मैंने भी कॉमर्स से ही बीकॉम की पढ़ाई स्टार्ट की प्रथम वर्ष से 2013 में और फिर उसी में एमकॉम तक मैंने पढ़ाई कंप्लीट की कॉलेज में। अभी वर्तमान में मैं अंबिकापुर PG कॉलेज का लॉ कॉलेज का छात्र हूँ। लॉ की पढ़ाई चल रही है, मेरी अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई है जो अभी कंटिन्यू चल रही है लॉ की पढ़ाई। तो मतलब आप कंफ्यूज कि आप क्या करें, बैचलर में कौन सी कोर्स करें, बहुत सारे कोर्स हैं, जिसमें आप कंफ्यूज थे। आपको बीकॉम लगा, बीकॉम से फिर एमकॉम किया जी, आप जो है लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो दीपक जी मुझे ये बताइए कि आपकी कहना चाहिए कि ABVP में या फिर मतलब ABVP कहना चाहिए जो राष्ट्रीय पार्टी जो कैसे माध्यम छात्र नेता जो 2014 चुनाव हुआ था, छात्र नेता चुनाव जो बंद पड़ा था, राज्य सरकार ने 14 में चालू किया चुनाव, 14 होना चाहिए चुनाव, छात्र जो संघ का कहना चाहिए तो जी। तो ABVP जो है वो प्रमुख रूप से काफ़ी दावेदार थी, NSY थी। और इत्तेफाकन बात करें तो जो प्रदेश के गृह मंत्री थे रामचंद्र पैकरा जी, वो भी ज़िले से आते थे, तो कहीं में भारी थी वो। उसके बाद भी आपने जो है अलग पार्टी को चुना और अब छात्र नेता ग्रुप में सामने आए। जी क्या था कहानी, जर्नी क्या था?
छात्र संघ में एंट्री करने से पहले हमें उस शिक्षा के पहले स्तर को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि हमें भविष्य का ये अंदाज़ा भी नहीं था कि हम राजनीति के तौर पर समाज में उतरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था स्कूल तक में। लेकिन कॉलेज में आने के बाद एक स्थिति ऐसी बन गई वहाँ पे महाविद्यालय में कि मदद करना एक स्वाभाविक होना चाहिए इंसानों में। तो मदद के जरिए कॉलेज में एक पहचान बनी छात्रों के बीच में, ग्रामीण स्तर के लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, तो उनके बीच में लगातार मदद के लिए खड़े होने की स्थिति रहती थी मेरी महाविद्यालय में। तो उसी तरीके से पहचान बनते गई। तो ग्रामीण स्तर के जितने छात्र थे उनकी समस्याओं को मैंने प्रथम वर्ष से ही उठाना स्टार्ट कर दिया था, चाहे प्रिंसिपल के सामने हो या कलेक्टर के सामने हो, चाहे विश्वविद्यालय अंबिकापुर जाना पड़ता हो। शुरू से ही हमने समस्याओं को छात्रों की उठाई, स्पेशली जो ग्रामीण स्तर के जो आते थे, जिनको आधारभूत सुविधाओं से जो जूझते रहते थे, जिनको ग्रामीण स्तर के लोग, अधिकतर लोग यहाँ पे उनका उपाय नहीं हो पाता हो, अधिकतर परेशानी से जूझते रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के स्तर हो या बुक किताबें लेने के विषय में हो। तो ये सब समस्या बनते रहती थी। तो इसी समस्याओं को मैंने उठाया प्रथम वर्ष से ही, और विश्वविद्यालय तक हम लड़ाई लड़ते थे प्रथम वर्ष से ही। तो इसी में एक पहचान बन गई छात्रों के बीच में। और 2014 में फिर छात्र संघ का सरकार ने घोषणा की कि छात्र संघ चुनाव अब हर महाविद्यालयों में होगा। तो इसी आधार पर 2014 में प्रथम छात्र संघ चुनाव स्टार्ट हुआ सूरजपुर महाविद्यालय में। उस समय सेकंड वर्ष में पहुंच गया था, बीकॉम सेकंड ईयर का मैं छात्र था। तो उसी में था, चुनाव था। प्रथम वर्ष में मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई NSUI या ABVP की तरफ से होता है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी में उस समय नहीं जुड़ा हुआ था। किस सन की बात है? 2013 में प्रथम वर्ष में मेरी स्टार्ट हुई थी, और 2014-15 में प्रथम छात्र संघ चुनाव होना था सूरजपुर महाविद्यालय में, हुआ था, उसी का था। तो उसकी जानकारी नहीं थी कि NSUI या ABVP था। मैं छात्रों के सहायता के रूप में उभरा था। लोग पहचानते थे कि मदद करने में आते हैं दीपक भाई हैं, वो मदद करते हैं हमेशा। तो उसी के तौर पे हम लोग स्टार्ट किए थे कॉलेज में। फिर जैसे ही हुआ छात्र संघ की घोषणा हुआ चुनाव का, तो लोग वहाँ पे, यहाँ सूरजपुर के कुछ थे सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, उनके माध्यम से ये बोला गया कि छात्र संघ चुनाव आपको लड़ना है, हमारे तरफ से आप लड़ेंगे चुनाव। तो ऐसा स्थिति था। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि NSUI या ABVP किससे करना है। तो मैं बस ये चाहता था कि छात्र महाविद्यालय में किसी पार्टी या राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से मैंने ना NSUI से चुनाव लड़ने की कोशिश की और ना ही किसी पार्टी से। तो 2014 का जो प्रथम छात्र संघ चुनाव हुआ था वो हम निर्दलीय ही लड़े थे। चारों पैनल के साथ हमारी उतरी थी कॉलेज में, और उस चुनाव में कुछ चुनाव चिन्ह होता है? नहीं, छात्र संघ में ऐसा नहीं था। छात्र संघ में जो वोट पड़ता है, जैसे अभी नॉर्मल जो आप चुनाव सुनते हैं उसमें आप EVM या इसी माध्यम से होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज का जो चुनाव होता था छात्रों का, वो छात्रों के नाम के आधार पर उनका चयन होता था। जैसे मेरा नाम दीपक कर है, तो लोग, हर छात्र को जाना था अगर दीपक कर को आप वोट देना चाहते हैं तो दीपक कर के नाम के आगे आपको सील लगाना पड़ता था। तो इस माध्यम से बैलेट पेपर के आधार पे एक चुनाव होता था। तो इसी आधार पे चुनाव हुआ था, और इसी आधार पे हमने चारों पैनल को उतारे थे सूरजपुर कॉलेज में प्रथम छात्र संघ चुनाव में। चारों पैनल पे ABVP और NSUI को हमने परास्त किया था, और चारों पैनल सीट पे हमने कब्जा जमाया था 2014 के छात्र संघ चुनाव में। छात्र चुनाव लड़ा आपने, अपने चारों पैनल में आपने अलग निर्दलीय जीता, है ना जी? आप मानते हैं काफ़ी चुनौती थी आपके सामने, क्योंकि 70 पार्टी है, उसके ABVP उसका विंग कहना चाहिए, इधर से NSUI है, राष्ट्रीय पार्टियाँ दोनों, और आप कहीं निर्दलीय रूप से आप तमाम मुद्दे उठाते रहते थे। तो डर नहीं लगता कभी? निश्चित रूप से डर नहीं बोल सकते इसको, ले चुनौती था कि एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियों की छात्र विंग थी, ABVP BJP की छात्र विंग थी, और NSUI जो था वो कांग्रेस का छात्र विंग था। तो उस समय BJP की सत्ता हावी थी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में BJP की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सपोर्ट और सत्तारूढ़ पार्टी का हस्तक्षेप रहता था चुनाव में, चाहे छात्र संघ चुनाव कोई भी चुनाव हो तो होता रहता ही था। और छात्र चुनाव एक ऐसा होता था जिसमें युवाओं को सबसे पहले, हर पार्टी चाहती है कि हर युवा को वो अपनी पार्टी से जोड़े, अपनी विचारधारा से जोड़े। तो सबसे पहले हर पार्टी, BJP हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो हर युवाओं को अपने साथ जोड़ने में, अपने विचारधारा के साथ जोड़ने में छात्र संघ चुनाव का इस्तेमाल करती थी। छात्र संघ के माध्यम से वो लोगों को अपने साथ जोड़ती थी ताकि वो उनके पार्टी के साथ जुड़े, उनके लिए काम करे। तो छात्र संघ चुनाव के स्टार्टिंग में था, ABVP NSUI का पूरा था, उसमें था। लेकिन बोला जाता है ना कि काम को हमेशा महत्व दिया जाता है, तो उसी हिसाब से था
काम जो छात्र हमेशा एक छात्रों के लिए समस्याओं को लेकर खड़ा रहता था, उनकी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय तक लड़ाई लड़ता था, वो छात्र निश्चित तौर पे छात्रों की पसंद था। तो उसी आधार पे छात्रों ने पार्टियों को छोड़कर एक निर्दलीय छात्र पे भरोसा दिखाया था और चारों पैनल हमें साथ दिया था। हमने जीत दर्ज की थी ABVP और NSY के खिलाफ चुनाव में। अच्छा, तो अचानक से दीपक का निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो 2016 में आसपास, मतलब जो रिसर्च पता चला मुझे 2016 में आसपास जनता जोगी कांग्रेस जिस पार्टी के दामन थाम लेते हैं, क्या हुआ ऐसा कि दामन थाम लेते? जी, ये क्या था, ये सूरजपुर का जो स्थिति था यहाँ पे जब हम राजनीति में एंट्री किए थे उस समय हमें ये नहीं था कि हम किसके साथ, ये कोई ना कोई एक विकल्प होता था कि आप इस व्यक्ति के साथ माध्यम से सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ऐसा एक माध्यम था जिसके साथ हम जुड़ के कर रहे थे, स्टार्टिंग किए थे छात्र राजनीति को। तो उनका ये रुझान था कि ये शुरू में कांग्रेस से ही थे, लेकिन एक जब छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत जोगी जी जब थे तो उनके साथ वो जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस में भी रह के अजीत जोगी जी के साथ लोग अलग गुट में सिर्फ अजीत जोगी जी के साथ रहा करते थे कांग्रेस से अलग होकर, तो उन्हीं के साथ जुड़ाव था। तो इसी वजह से 2016 में जब जोगी जी कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी जनता कांग्रेस बनाए थे तो उसी के माध्यम से हम भी जोगी जी के साथ ही उस पार्टी में शामिल हुए और उन्हीं के लिए हम जोगी जी के लिए काम करने लगे थे 2016 में जोगी जी के साथ। 2016 से। अच्छा, आपको इस बीच लगा नहीं कि कांग्रेस से जाना चाहिए? ऑफर तमाम आई होंगी आपके पास, बीजेपी से ऑफर आई होंगी, से जाना चाहिए, क्योंकि आप उस समय कहना चाहिए पूरी सबाब में थे आप लोग। मैं देखते था अलग माध्यमों से, हम उस समय मीडिया फिल्म नहीं आए, अब आए थे खुल के, उस समय लोग का इस पढ़ाई चल रहा था, हम सोशल मीडिया देखते रहता कि आप लोगों ने कभी कलेक्टर घेराव कर दिया, ऐसे घेराव कर दिया, 50 लड़के गए ऐसे करके। तो उस दौरान आपको ऐसा मतलब ऑफर नहीं आया था कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ये पद देंगे वो पद देंगे आपको, इस टाइप से? नहीं, ऑफर बिल्कुल रहता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर युवाओं को लोग पार्टी में जोड़ना चाहते हैं जो काम करे पार्टी के लिए निष्ठावान होकर, तो निश्चित तौर पर रहता था। लेकिन एक युवाओं में होना चाहिए कि अपने जो गुरु हैं, मान लीजिए राजनीति का जो आपका उद्देश्य होता है उस राजनीति से आपको भटकना नहीं चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए और जिस उद्देश्य के साथ आप राजनीति में उतरे हैं या सामाजिक क्षेत्र में उतरे हैं उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए था। तो मेरा ये मानना था कि सामाजिक काम को करने के लिए शुरुआती विचार था मेरा कि लोगों के लिए मदद करने के लिए, छात्रों की मदद करने के लिए कोई राजनीति पार्टी में जुड़ना कोई ज़रूरी नहीं था। तो इस वजह से मैंने कोई बीजेपी हो या कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं दिया और सामाजिक कार्यों में रहे थे। जोगी जी के प्रति थोड़ा सा था, जोगी जी के मैंने संघर्षों को देखा था, सुना था, उनके संघर्षों को मैंने देखा था, गरीबी स्तर से पढ़ाई करके आगे बढ़े थे। तो एक युवाओं के मन में एक था कि जोगी जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनके साथ जुड़ने में निश्चित तौर पर हमें आगे के लिए मिलेगी, रास्ता मिलेगा सामाजिक कार्यों में। तो जोगी जी के साथ हम लोग राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी ग्रुप में हम काम करते थे। जोगी कांग्रेस की छात्र संगठन के जब गठन हुआ तो उस समय सूरजपुर के जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे बनाया गया था। तो उस माध्यम से हम लगातार वहाँ काम करते रहे और जिला अध्यक्ष के रूप में छात्र संगठन के रूप में हमने काम किया था। छात्र संघ की लड़ाई हो या सामाजिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दों को भी मैंने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा के उठाया, चाहे वो मजदूरी भुगतान से रहा हो या जितने भी ग्रामीण स्तर के लोग आते हैं उनकी समस्याओं को लगातार हम कलेक्टर से लेकर जिले स्तर में उठाया करते थे। बहुत सारे आंदोलन हुए, कलेक्ट्रेट घेराव हुए और बहुत सारे अपराध भी, FIR भी दर्ज हुआ मेरे खिलाफ। लेकिन हम सामाजिक कार्यों में रहते तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं थी। इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते गए और अब यहाँ पे आए हैं। तो दीपक जी, आपने ये कह रहे हैं कि अब जोगी जी को करीब से देखे थे, उनकी संघर्ष को आपने महसूस किया था। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है भूपेश बघेल जी, वो भी तो काफ़ी छात्र नेता थे, काफ़ी किसान मतलब निकले हुए एक CM है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक हर युवाओं के मन में एक उनके शुरू से स्थिति रहती है कि वो किसी न किसी को अपने एक आइडल के रूप में मानते हैं। उनके संघर्ष हो या जो भी हो, उनके विचारधारा को लेकर हो या उनके कार्य शैली को लेकर हो, तो हर युवाओं के मन में किसी न किसी का एक चेहरा जरूर रहता है उनके दिल में। तो एक अजीत जोगी जी का चेहरा था, उनके संघर्षों को हमने देखा था और पढ़ा था उनके संघर्षों को शुरू से लेकर, शिक्षा से लेकर, चाहे प्रोफेसर रहे हों या IAS रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों, हर स्तर को मैंने पढ़ाई किया था। तो इस वजह से उनके संघर्षों को हम बहुत पसंद करते थे, इस वजह से अजीत जोगी जी के साथ हम जुड़े हुए थे उसमें। दीपक जी, मुझे बताइए कि MCOM में रिस्ट्रिक्ट क्यों हुए आप? MCOM में 2017 के आसपास का ये समय था जब मैं MCOM में था और BSc का एग्ज़ाम चलता था, BSc
का एग्ज़ाम चल रहा था। तो बीएससी का ये टाइम था सरगुजा विश्वविद्यालय का कि सुबह 7 बजे जितने रेगुलर छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, प्राइवेट हो या रेगुलर, उनका एग्ज़ाम होना है। सुबह 7 बजे से लगभग उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। तो उसी में कुछ छात्राएँ थी जो सूरजपुर महाविद्यालय की रेगुलर छात्रा थी और 15 मिनट लेट से पहुंची थी परीक्षा देने, विलम्ब हो गया था 15 मिनट लेट से। तो विश्वविद्यालय का आदेश भी रहता है कॉलेज का कि जितनी आधा घंटा भी अगर कोई छात्र लेट से पहुंचता है तो महाविद्यालय के जो केंद्र अध्यक्ष होते हैं परीक्षा के, उनके सहमति से उसमें बैठाया जा सकता है। लेकिन 15 मिनट लेट आने की वजह से जो 2 छात्राएँ थी उन्हें नहीं बैठाया गया। हमने बहुत, उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि ऐसा ऐसा समस्या है, हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो पहुँचे तो हमने भी रिक्वेस्ट किया सर से, चाहे प्राचार्य सर नहीं आए थे, प्राचार्य सर से फ़ोन पे बात हुई थी, केंद्र अध्यक्ष जी थे कॉलेज में, उनसे भी बात हुआ था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि लेट से आई इनको नहीं बैठा सकते। तब तक रिक्वेस्ट करते करते आधा 1 घंटा पार हो गया, ऐसे करके उन्होंने साफ मना कर दिया कि इन्हें एग्जाम में नहीं बैठा सकते। हमारा साफ मानना था जो छात्राएं हैं उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक बात। लेकिन उन्होंने जरा भी इस बात को नहीं माना था। प्रिंसिपल कौन थे उसमें डॉक्टर एस अग्रवाल जी प्रिंसिपल थे और केंद्र अध्यक्ष जी थे, पांडे सर थे वहाँ पे जी। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें बैठाया नहीं गया। तो हमने ये सोचा, ये समय भी निकल गया था, तो हमने ये सोचा कि कल किसी और छात्रा के साथ या छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार महाविद्यालय ना करे कि 15-20 मिनट लेट से आएगा तो उसे महाविद्यालय में नहीं बैठाया जाएगा। ये गलत है। किसी और छात्र के साथ भी ऐसा हरकत ये लोग करेंगे, तो इस वजह से विरोध करना मैंने ज़रूरी समझा था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा था। और मैंने ये भी सोचा कि जितने महाविद्यालय के अंदर जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं फ़िलहाल, उनको डिस्टर्ब बिना किए कि एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद हम उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन को करेंगे। तो उसी विरोध प्रदर्शन में हमने वही विरोध प्रदर्शन किया था प्राचार्य के खिलाफ और केंद्र अध्यक्ष के खिलाफ, तक कि अगले जो छात्रा हैं उनको मौका दिया जाए और किसी और छात्र के साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसी मांग को लेकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गेट के बाहर धरने पर भी बैठे थे और केंद्र अध्यक्ष जी के खिलाफ बहुत नाराज़गी थी छात्राओं में कि उन्हें रेगुलर छात्र थे, इतना फर्ज बनता ही था कि उन्हें बैठाया जा सकता था। लेकिन कुछ भी हो सकता था, गाड़ियाँ पंचर हुए बच्चे, कुछ भी हो सकता है वो। और बहुत सारे सूरजपुर जिले का कॉलेज है ये, और कि बिहारपुर तक से लोग आते हैं, ऊपर से सुबह 7 बजे का कॉलेज टाइमिंग है एग्जाम का। तो निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी समस्या होती थी, इन समस्याओं को उन्हें देखना था, हमारा ये मांग था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो इसी के विरोध में हमने पूरे नियम के तहत बिना छात्राओं को बाधा पहुँचाते हुए विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया था महाविद्यालय के खिलाफ। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब उन्हें पता चला, जो छात्राएं थी जो वंचित रह गई थी पढ़ाई से, उन्हें जब ये उनके परिजनों को जब ये पता चला कि उनके बहनों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया है, तो वो काफ़ी उग्र थे। उन्होंने बीच में आए थे और कुछ भी जो वहाँ पे था, कुछ तोड़ फोड़ की हुई थी, वहाँ पे वारदात हो गई थी वहाँ पे। किसका था? शासकीय संपत्ति था, उसमें कुछ हुआ था जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। उनके परिजन ही हो सकते हैं। भीड़ था, भीड़ का कोई चेहरा एक होता नहीं है, लेकिन इसके भीड़ में ही किसी व्यक्ति द्वारा उस वहाँ पे जो कार्ड लगा था, क्या प्रोटेक्शन यहाँ पर? पुलिस प्रोटेक्शन था वहाँ पे, लेकिन भीड़ इतना उग्र था कि लोग पहचान नहीं पाए कि तोड़ फोड़ का कुछ घटना थोड़ी मोड़ी हो गई थी वहाँ पे। उसी के खिलाफ यहाँ पे जितने थे उस समय मेरे साथ और भी थे, कुछ संगठन के आ गए थे साथ देने के लिए। उसमें ABVP के कुछ थे और कुछ NSY के साथी थे मेरे, वो लोग भी पहुँचे थे। और प्राचार्य के खिलाफ हम लोग खूब नाराज़गी जाहिर कर रहे थे छात्राओं के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना छात्राओं को एग्ज़ाम में बैठने दिया गया, ना उन्हें अलग से एग्ज़ाम देने की अनुमति दी गई। तो इसके विरोध में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। हमने सड़क जाम भी किया था, चक्का जाम भी किया था इसके विरोध में। मौके पर तहसीलदार साहब पहुँचे थे, CSP DK सिंह सर थे उस समय, वो भी पहुँचे थे। उन्होंने दिया था कि उन्होंने प्राचार्य से बात भी किया था कि अगले बार ऐसा कुछ स्थिति नहीं होना चाहिए। अगर कोई छात्राएँ हैं 10-15 मिनट लेट से भी आती हैं तो उन्हें बैठाने की अनुमति देनी चाहिए थी। लेकिन प्राचार्य साहब की गलती थी, केंद्र अध्यक्ष साहब की कहीं ना कहीं गलती थी, इसी वजह से ये सब समस्याएं बनी थी। तो इसके खिलाफ हम लगातार उग्र थे। तो इसी मामले को देखकर कॉलेज प्रशासन द्वारा कमेटी बैठाकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराया गया, जिसमें मैं और मेरे साथ 2 और साथी थे। उनके खिलाफ भी यशवंत सिंह थे ABVP से और शुभम अग्रवाल थे, तो उनके खिलाफ भी FIR कराया गया थाने में। और हमसे जवाब मांगा गया था कि हमने जवाब दिया था कि इसमें भीड़ का कोई रूप होता नहीं है, भीड़ में किसने किया इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ भी हमारे खिलाफ रस्टिकेट नोटिस जारी कर दिया गया
कि इन्हें रस्टिकेट किया जाता महाविद्यालय से। हमने जवाब में भी दिया था। सभी रस्टिकेट की बस दीपक अरोल की? मेरे साथ एक और साथी थे, उनको भी रस्टिकेट किया गया था, यशवंत प्रताप सिंह को, और उन्हें भी रस्टिकेट किया गया था। ये सब मामला था वहाँ पे। तो एमकॉम मेरा अधूरा था, लास्ट ईयर था, अधूरा छोड़ा पड़ा मेरे को, वहाँ से रस्टिकेट हो गया था मैं 1 साल के लिए। उसके बाद 1 साल रस्टिकेशन पूरा हुआ, तो उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई चालू की पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। वहाँ से लॉ की पढ़ाई चालू की, और अभी आज वर्तमान में मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वहाँ पे LLB का। तो ये बताइए दीपक जी कि आजकल युवा पीढ़ी है वो एक शानदार अच्छी नौकरी ढूंढना चाहता है। आप अपना करियर बात कर दिए, रस्टिकेट हो गए लोगों के लिए। क्यों लगता है कि आप लोगों मतलब कि समाज सेवा जाऊँगा, वो समाज सेवा रास्ता बहुत पथरीली रास्ता कहना चाहिए, तो काफ़ी चुनौतियाँ हैं उसमें। आप सीधा सा कहना चाहिए नॉर्मल पढ़ाई करके आप अकाउंटेंट बन के CA की पढ़ाई करके कुछ बन सकते थे, तो आप उसको न देखते हुए आप इधर राजनीति में आ गए, जो बहुत कहना चाहिए खराब सड़क है कहना चाहिए, तो बहुत अच्छा नहीं है जीवन इस पर। राजनीति घर में प्रेशर होता होगा आपको कि दीपक क्या कर रहे हो, कुछ जॉब कर लो, फैमिली की और प्रेशर रहता होगा कि कुछ अच्छा कुछ करोगे, क्या कर रहे हो, अभी तो सिंगल है, शादी हो गई, बच्चे पता सॉरी फैमिली चलाना है आपको, सब दिक्कत, परिवार में काफ़ी दिक्कतें होती होगी आपको। क्यों चुने आप इस लाइन? नहीं, दिक्कत तो लगभग हर रास्ते पर होता है लगभग। और स्कूल पे जब पढ़ाई करे तो उस समय से हमारे को ये था कि हम पढ़ाई करके लगभग IAS IPS की लगभग पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब कॉलेज में पहुँचे तो स्थिति चेंज थी। वहाँ भविष्य ने जैसा जो निर्धारित था उसमें हम लोग आके रह गए। स्टूडेंट लाइफ भी एक ऐसा लाइफ होता है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई करके परिजन सोचते हैं कि पढ़ाई करके कोई नौकरी करेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो हर परिजनों का सपना जरूर रहता है। और निश्चित तौर पर जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उस समय भी एक सपना जरूर था कि हम पढ़ाई करेंगे तो लगभग IPS या IAS की लगभग वहाँ पढ़ाई करेंगे। लेकिन स्थिति कॉलेज में आने के बाद लगभग बदल चुकी थी। छात्रों ने एक प्रतिनिधि के रूप में चुना था, छात्र प्रतिनिधि के रूप में, जिसका अगुवाई कर रहा था मैं। तो छात्र संघ से मैंने एंट्री किया था छात्र राजनीति में, वहीं से शुरुआत हुआ था। तो इसी माध्यम से यहाँ तक मैं सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा। तो इस वजह से यहाँ तक था। मैं ये सोचता था कि लगभग सब कर ही रहे हैं, तो जहाँ तक हमारा भी फर्ज बनता है लोगों की मदद करने का, सामाजिक मुद्दों को उठाने का, सत्ता से सवाल करने का, तो कोई करता नहीं था। हमारे ये सोचते थे कि हम ही कर सकते हैं, इसमें लोगों की समस्याएं जुड़ी रहती हैं इन सब से, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सहायता करके उनकी समस्याओं को उठाकर हम उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते थे। तो ये माध्यम था लोगों से मेरा जुड़ने का, और उसमें कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता रहा लोगों से जुड़ने का, उनकी समस्याओं को उठाने का। बस वही एक ये था कि मैं यहाँ तक अब सामाजिक मुद्दों को उठाता रहा, अभी भी उठा रहा हूँ जिले की। दीपक जी, लोगों का ऐसा मानना है कि दीपक के अंदर वो ऊर्जा नहीं रही, वो ऊर्जा नहीं रह गई, वो दीपक नहीं रहा जो कभी किसी बच्ची को लेके अपना खुद रजिस्ट्रेट करवा लेता है, सड़क में उतर जाता है, कलेक्टर घेराव करता था, प्रशासन से आंख में आंख में बात करता था, वो दीपक का नहीं रहा, तो लोगों का मानना। नहीं, निश्चित तौर पे वर्तमान दौर बदलता है तो कहीं ना कहीं लोगों की एक स्थिति भी बदलती है। अभी जो वर्तमान स्थिति में है, हम कहीं ना कहीं किसी पार्टी से लगभग नहीं काम कर रहे हैं। निर्दलीय एक छात्र के रूप में सामाजिक मुद्दों को लगभग मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उठा रहा हूँ। तो एक होता है लोगों से जुड़ाव रहता है कि हमें अपनी आवाज़ को कैसे लोगों तक पहुँचानी है। कहीं ना कहीं एक रूपरेखा, एक प्लेटफॉर्म हमें तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म को तय नहीं करेंगे उस रास्ता पे, हम उस रास्ते पे चल नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का देखने का रवैया बदल सकता है कि जब छात्र में थे शुरुआती रुझान अलग था, अभी वर्तमान में अलग स्थिति है, तो लोगों का ये देखने का नज़रिया होता है। ये जब तक उनका ये नज़रिया रहता है, उनके नज़रिए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम अपने काम करने के तरीके को जरूर बदल सकते हैं लोगों के सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए। जब हमारी लड़ाई सत्ता से हो, प्रशासन से हो, तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्थिति को बदल के हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों के लिए, हमारे वो मुद्दों को हम कैसे न कैसे करके उठाए, और जिनको ज़रूरत है उन्हें सहायता हम कर सके। तो कहीं ना कहीं हम अपने तरीके से हम उस कामों को हम करना चाहते थे, और उसी कार्यों को हम लगातार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जब सत्ता से सवाल करने की बात हो तो जो अभी विपक्ष के लोग हैं उनसे ज़्यादा तेज तरह सवाल हम कर सकते हैं, और
कलेक्ट्रेट हो या संसद हो, हम कहीं भी युवा शक्ति हैं, हम कहीं भी जाके अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आगे भी हम जारी रखेंगे अपने आंदोलनों को, और जो भी समस्याएं होती हैं हम लगातार उठाते रहेंगे, चाहे जो भी समस्या, चाहे छात्र के लिए हो या सामाजिक मुद्दों को लेकर हो, चाहे नशा को लेकर। हमने लगातार मुखर होकर अपनी आवाज़ों को रखा है प्रशासन से, आगे भी हम रखते रहेंगे। लोगों का नज़रिया क्या होता है, नज़रिए पे हम नहीं देख सकते, हम अपने नज़रिए से हम खुद को देखना चाहिए कि हम क्या हैं, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को हम किस तरीके से उठा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के नज़रिए से देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, खुद के नज़रिए को सुधारना हम सबको ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली युवाओं को जो काम कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों पे। तो क्या ये मान के चलें कि दीपकर राष्ट्रीय राजनीति पार्टी में जाएंगे? मतलब किसको चुनेंगे, बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, ये भविष्य की स्थिति होती है। राजनीति में एक कहीं ना कहीं अनिश्चितता रहती है कि इंसान किस ओर जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे मेन उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य के साथ जिस पार्टी के साथ हम मिलेंगे, जो हमारा उद्देश्य है सामाजिक मुद्दों पे काम करना, क्षेत्रीय समस्याओं को उठाना, ग्रामीण जनों की सहायता करना, उनके हक के लिए लड़ना, इन लड़ाई में हम जिनका भी सहायता हमें मिलेगा, हम निश्चित तौर पर हम उनके साथ जा सकते हैं। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है कि इधर आप जा रहे हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन ये स्थिति है कि अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन हमारा एक उद्देश्य जरूर है कि हम सामाजिक मुद्दों को, और जितने ग्रामीण स्तर के लोग हैं, गरीब जन हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, अपनी अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए अनिश्चितता है कि किधर जाएंगे, लेकिन ये तय है कि हम इस आवाज़ को लगातार उठाएंगे। जिसका भी सहयोग मिलेगा, जिस पार्टी का, हम उस पार्टी के साथ अपनी आवाज़ को उठाएंगे और सामाजिक मुद्दों पर लोगों की सहायता के लिए हम काम करेंगे। अभी हाल ही में कार्यक्रम था स्टेडियम के पास, प्रदेश के खाद्य मंत्री मजीद भगत जी आए हुए थे, मन से बाकायदा आपका नाम लिया दीपकर जी। तो ऐसा जानकारों का मानना है कि दीपकर राजनीति में कांग्रेस पार्टी के दामन थाम सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे आप? छात्रों का आयोजन था, अभी विगत जनवरी से स्टार्ट हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट। सूरजपुर महाविद्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में ही कार्यक्रम चल रहा था। तो छात्रों का ये मामला था, मानना था कि कॉलेज की कुछ समस्याएं भी हैं, उनको भी उठाना ज़रूरी है। प्राचार्य सर से बात हुई थी, प्राचार्य का कहना था कि कुछ समस्याएं हैं कॉलेज की, तो सत्तारूढ़ पार्टी जो कांग्रेस है, उनके मंत्री जी अगर कुछ मदद कर पाएंगे छात्रों की समस्याओं को लेकर, सूरजपुर जिले की एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो निश्चित तौर पे हमें राज्य शासन के मंत्री को उनसे बात करना चाहिए था। तो हमने ये सोचा कि शिक्षा का क्षेत्र है, कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम भी चल रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट, उस कार्यक्रम का समापन में हम क्यों ना मुख्य अतिथि पे किसी मंत्री को बुलाए छत्तीसगढ़ शासन के। तो निश्चित तौर पे इसी के माध्यम से हमने अमरजीत भगत जी मंत्री जी से हमने बात किया था, उन्हें बुलाने का न्योता भी दिया था, और उन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया था सूरजपुर कॉलेज स्टेडियम ग्राउंड में आने का। तो उसी के माध्यम से वो वहाँ मंत्री जी पहुँचे थे फाइनल में, क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में, तो उसी के माध्यम से था। अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अगर हमें तो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो मंत्री जी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, तो हर स्टूडेंट हो या सामाजिक या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो, तो उनके लिए भी वो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। अगर वो उनका नाम लेते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पार्टी का सदस्य है या उस पार्टी में जाएगा। तो ये कहीं वो नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपके जो छात्र नेता के तौर पे जो आपके मित्र थे, दोस्त थे, सरकार थे, वो देखेंगे कि वो किसी पार्टी के दामन थाम चुके हैं, तो दीपकर कब थामेंगे राजनीति पार्टी के दामन? अनिश्चितता रहती है सब में, लेकिन एक मेन उद्देश्य जरूर है कि हम सामाजिक मुद्दों पे काम करेंगे, लोगों की सहायता के लिए काम करेंगे, जन सरोकार के मुद्दों को उठाएंगे। तो इन पे जिनका भी हमें साथ मिलेगा, हम जरूर निश्चित तौर पर उसमें जल्दी कदम रखेंगे। लेकिन ये तय है कि हम सामाजिक मुद्दों को और जन सरोकार के मुद्दों पर ही बात करेंगे, युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मान लें कि 2021 तक किसी पार्टी में चल जाएंगे? कहीं ना कहीं अनिश्चितता तो देखिए हर चीज़ में रहती है, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे करें, वो आपके भविष्य, आपके काम पर डिपेंड करता है। तो काम हम जारी रखेंगे, बाकी भविष्य में जो होता है वो देखेंगे। अच्छा, तो दीपकर जी, हमारे दर्शकों को कुछ आपको मैसेज देना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पे मैं युवाओं को हमेशा एक देखना चाहता हूँ, युवाओं को एक सही मार्गदर्शित करना चाहता हूँ कि युवाओं का जो इस समय रुझान है कहीं ना कहीं हमेशा गलत राह की ओर ही है। तो निश्चित तौर पे युवा जो है, युवाओं को अपने युवा की तरह देखना चाहिए। युवा सिर्फ उम्र से नहीं होता है, युवा अपने काम
अपनी सोच से होता है। हम जैसा काम करते हैं, हम चाहे 50 वर्ष के लोग हों, 60 वर्ष के लोग हों, अगर हम काम करते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय की समस्याओं को उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम बुजुर्ग नहीं हैं, हम युवा हैं। तो एक युवा उम्र से नहीं, युवा एक अपनी सोच से, अपने कामों से होता है। तो हमें युवाओं को निश्चित तौर पे एक सही मार्ग की ओर जाना चाहिए, नशा से अपने आप को दूर रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लगातार क्षेत्र में नशा की समस्याएं फैली हुई है, एसपी साहब से भी लगातार बात होती है समस्याओं को लेकर। तो निश्चित तौर पर हमारी हमेशा एक रुझान रहा है नशा के खिलाफ अपनी आवाज़ को रखने का, युवाओं को इससे दूर रखने का। इसके खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं और चाहूँगा कि जितने युवा हैं वो सभी इस नशा के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और जन सरोकार के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को मुखर होकर रखें। और जिला प्रशासन से, शासन से मेरी यही मांग है, सभी युवाओं से। अच्छा, तो ये थे दीपक करजे और इन्होंने बहुत कहना चाहिए तो शालीनता से अपनी बातें रखी हैं। और हम आपको अगले बार एक और सक्सेस से रूबरू कराएंगे आपको। आप बने ही लोककुचर.com में खबर चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।